वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। जैसा आपको पता है कि लेखपाल का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमारे इस चैनल पर चल रहा है। सो अभी तक 5 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये टेस्ट नंबर 6 है। सो इस टेस्ट को भी पहले की तरह कंप्लीट देखिएगा और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हिंदी का है तो यहीं से इसको शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है आपका रोग पीड़ित। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि समास कौन सा है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष समास है। तो अगर हम रोग पीड़ित को लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे आप, रोग से पीड़ित। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आएगा आपका तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से है। ठीक है, यानी कि रोग से पीड़ित, से या फिर के द्वारा ये जो विभक्ति चिन्ह है ये किसका होता है आपका, ये होता है करण तत्पुरुष का। मतलब और स्पेसिफाई करके अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि तत्पुरुष में कौन सा है तो फिर आप उसका विभक्ति चिन्ह से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, करण तत्पुरुष। यहां पर सिंपली तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्टाध्यायी। अब ये जो अष्टाध्यायी शब्द है इसमें किस प्रकार का समास है ये आपको बताना है। समाहार द्विगु समास है, उत्तर पद प्रधान द्विगु है, व्यतिहार बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व समास। तो आंसर क्या आएगा इसका, समाहार द्विगु समास। अच्छा, समाहार का अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है आपका समुदाय। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसको समुदाय भी कह सकते हैं या फिर इसका अर्थ इकट्ठा होना भी होता है या फिर समेटना भी होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि समाहार द्विगु समास के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा त्रिलोक। ठीक है, मतलब तीनों लोगों को जो अपने आप में समेट ले। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे जिसके अंदर क्या उसका अर्थ निकल के आए कि किसी समुदाय की बात कर रहे हैं या फिर किसी इकट्ठा होने की, जैसे पंचवटी हो गया या फिर पसेरी हो गया। ठीक है, या फिर आपका अष्टाध्यायी हो गया जो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल आएंगे, समाहार द्विगु समास के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक। ये जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, गणेश के हैं, चोर के हैं, ब्रह्मा के हैं या फिर पंडित के। तो आंसर क्या आएगा आपका, चोर। चोर के ये पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है एग्जाम में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर विग्रह संधि दिया हुआ है, अग्रज अनुज दिया हुआ है, उन्नत अवगत दिया हुआ है, बहु और अंतर्मुखी का बहुर्मुखी दिया हुआ है, बहिर्मुखी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है विग्रह संधि ये सही है। दूसरे की बात करें जो अग्रज अनुज है ये भी करेक्ट है। बट अगर आप उन्नत और अवगत की बात करेंगे ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि अवगत नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अवनत होता है। क्या होता है, अवनत। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा हमें चुनना था कौन सा, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वन, ये हमारा आंसर रहेगा। वहीं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये भी अपने आप में करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म जो है वो सही नहीं है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है सांकल, श्रृंखला। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा दिया हुआ है रस्सी और रश्शि, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। आपको साउंड भी इसका क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये रस्सी की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, रज्जू। ठीक है, तब ये यहाँ पर करेक्ट होता। इसके बाद शिष्य और शिष्य ये दिया हुआ ये भी सही है। इसके बाद लहसुन और लहसुन ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका निस्तार। ये जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संधि है, तो इसमें यण संधि है, विसर्ग है, गुण है या फिर ये दीर्घ संधि है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, आपका विसर्ग संधि है इसमें निस्तार। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, तो नी आएगा, फिर विसर्ग लगेगा और फिर क्या आ जाएगा आपका, तार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप निश्चल की बात कर लें तो निश्चल भी इसी तरीके से लिखा जाता है। मतलब इसके अंदर भी कौन सी संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि होती है। ठीक है,
इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो ये देखिए, ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निष्ठुर की बात करें तो नी विसर्ग प्लस क्या आ जाएगा आपका ठुर, इस तरीके से ये आएगा। इसके बाद आगे मूव करें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है पावन। ये जो शब्द है इसमें कौन सा मतलब इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। पौ प्लस वन होगा, पो प्लस वन होगा, विसर्ग भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये पौ प्लस अन होगा या फिर पा प्लस आवन होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पौ प्लस अन, यानी कि जो थर्ड वाला है वो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से यहाँ पर बोलना है कि अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और इस टेस्ट को दे रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी, ठीक है। पॉज करिए 1 मिनट के लिए इस टेस्ट को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उस पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। दूसरी चीज़, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो गया, जिस पर भी आप हैं, तो कम से कम हमारे चैनल को वहाँ पर प्रमोट ज़रूर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो और साथी हैं उनको भी ये टेस्ट सीरीज़ मिल पाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो न्याय जानता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या होगा, न्यायाधीश होगा, न्यायिक होगा, न्यायविद होगा या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, न्यायिक, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका पोषित पतिका। अब ये जो पोषित पतिका शब्द है ये निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। पहला, जिसका पति परदेश से आया हो। दूसरा, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। तीसरा, वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। जो सेकंड वाला है यहाँ पर कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, ये यहाँ पर सही आएगा, ठीक है। मतलब जो पोषित पतिका है इसका अर्थ क्या होगा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका गूलर का फूल होना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, खूबसूरत होना, प्यारा होना, लापता होना या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा आपका, लापता होना। कहते हैं ना कि गूलर का फूल हो गया भाई, वो तो मिलता ही नहीं है, तो मतलब वो एक तरीके से लापता हो गया है, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आपका उल्टी माला फेरना। इसका जो अर्थ है वो आपको बताना है कि अनिष्ट की कामना करना, बेकार काम करना, समय बर्बाद करना या फिर ना जानते हुए भी बहस करना। तो सही आंसर क्या होगा आपका, अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरना का अर्थ क्या होगा, अनिष्ट की कामना करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। अब ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, गुरु की सेवा करना या फिर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता या फिर जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका कि जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना। इसका मतलब होता है क्या, मतलब ये किसका अर्थ है आपका, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, इस मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। अब ये पालन है, पात्र है, जय है या फिर मोह। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, जय। जय कैसा है आपका, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वचन है। अब ये नारी वृंद है, जौ है, दाम है या फिर दर्शन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, जौ। जौ कैसा है, एक वचन शब्द है। इसके बाद अब मूव करते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब ये करण है, अधिकरण है, संबंध है या फिर अपादान है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, अधिकरण है, ठीक है। सेकंड वन जो होगा वो यहाँ पर सही होगा कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। अब वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतु मद भविष्य है, और या फिर आपका तात्कालिक वर्तमान है या फिर संभाव्य वर्तमान है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड वन, यानी कि हेतु हेतु मद भविष्य। इसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। अब ये त्याज्य की है या फिर ये दांत की है, परीक्षा की या फिर जगजननी। तो पहले वाले का क्या होगा, यहाँ पर आ का डंडा जो है वो मिसिंग था। दूसरे वाले में चंद्रबिंदी यहाँ पर मिसिंग थी, ठीक है। तीसरा तो आपको पता ही है। और चौथा वाला जो है यहाँ पर शुद्ध है,
यानी कि ये इसकी वर्तनी कैसी है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर बात करेगी पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। अब इसमें जो वाक्य का शुद्ध रूप है वो क्या होगा कि पति पत्नी का झगड़ा के हेतु क्या हो सकते हैं। अब ये साउंड ही गलत कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एकदम इनकरेक्ट है। दूसरा है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये एकदम साउंड सही कर रहा है और ये यहाँ पर करेक्ट है। तीसरे की बात करें पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या होता है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो फिर ऑब्वियस सी बात है, तो गलत हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई निम्न में से कौन सा शब्द विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है शब्द और विलोम, ठीक है, वो आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है मृषण, इसका क्या है यहाँ पर रुक्ष दिया हुआ है। दूसरा मनस्वी और प्रमादी, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर विजातीय स्वजाति, या फिर चौथा जो है यहाँ पर आपका दिया हुआ है जंगम और दुर्गम। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जंगम और दुर्गम, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि जंगम का क्या होता है, स्थावर होता है, ठीक है, स्थावर होता है इसका विलोम, ना कि दुर्गम। तो इस तरीके से जो फोर्थ वन है वो यहाँ पर आंसर आएगा क्योंकि हमें जो इनकरेक्ट था उसको चूज करना था। इसके बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। अब ये शक्कर है, सप्तशती है, होली है, या फिर मोती है, ठीक है। अब देखिए खुद ही आपको समझ में आ रहा हो कि सप्तशती जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अच्छा, शक्कर जो हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में इसका नाम लेते हैं, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो कैसा होगा आपका, शकरा। ये जो है इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद होली की अगर हम बात करें तो होली का क्या होता है आपका, होलिका, ये इसका तत्सम रूप है। वहीं अगर मोती की बात करें तो इसका जो तत्सम रूप है क्या होगा आपका, मौतिक, ठीक है, ये इसका तत्सम रूप होगा। ये यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अब ये आपके पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। तो एक बार ये काम करिए कि स्क्रीन को पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करके पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी है, सो आराम से एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि उपरोक्त गद्यांश का जो समुचित शीर्षक है वो आपको चुनना है। पहला है कि अपने ही जाल में उलझता रूस, दूसरा है परमाणु बम की विभीषिका, तीसरा है भारत का परमाणु कार्यक्रम, और चौथा है युद्ध की विभीषिका। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, अपने ही जाल में उलझता रूस। जब आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में जापान का परमाणु हमला हुआ। अब यहाँ पर ये जॉन एफ कैनेडी हैं, रिचर्ड निक्सन हैं, या फिर फ्रैंकलिन डेलोनो रूजवेल्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड वन। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इनका नाम देखने को मिलेगा, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्न में से कौन सा नाटो देश नहीं है, ठीक है। अब आई होप कि अगर आपने नहीं भी पैराग्राफ को पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। अब ये पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी, या फिर यूक्रेन। तो सही आंसर क्या आएगा, यूक्रेन। अगर यूक्रेन आज की डेट में नाटो का सदस्य होता तब कभी भी रशिया जो है उस पर हमला नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यूक्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध में भारत किसके पक्ष में खड़ा हुआ है। इसके लिए आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ भी उसमें दे रखी है कि यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि उसे मानवीय मदद दे रहा है। वहीं रूस के साथ क्योंकि यूएन में रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, या फिर तीसरा रूस और यूक्रेन किसी के साथ नहीं बल्कि तटस्थ भूमिका निभा रहा है, और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर है इंडिया की पोजीशन कि इंडिया ना तो रशिया के साथ में ना यूक्रेन के साथ में, यही पैराग्राफ के अंदर गिवन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुंभिल है, अमर्ष है, कृशाणु है, या फिर शलाधा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ वन, यानी कि शलाधाव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप याद रखिएगा।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ट के नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए जो कि आपका सामान्य जानकारी का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके दरबार में आया था, यानी कि किसके कोर्ट में आया था। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, या फिर ये समुद्रगुप्त है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड। वहीं अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनके टाइम पे कौन आया था, हेनसांग आया था, ठीक है। तो ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम में हेनसांग आया था उसके दरबार में। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने पल्लव वंश की स्थापना की। अब ये महेंद्र वर्मन प्रथम है, सिंह विष्णु है, नंदीवर्धन द्वितीय है, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सिंह विष्णु, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम कैपिटल की बात करें कि राजधानी कौन सी बनाई इसने, तो कांची, ठीक है। कांची या फिर कांचीपुरम, ये इसने कैपिटल बनाई। और ये वैष्णव धर्म को मानता था। ये 2 पॉइंट इसके बारे में और याद रखिएगा सिंह विष्णु के बारे में, ठीक है। वैष्णव धर्म को मानता था ये, और कांचीपुरम को इसने अपनी कैपिटल बनाया था पल्लव वंश की। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना करी, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी नेम्ड दीन पन्हा। अब ये आपका कौन थे, ये अकबर थे, हुमायूं थे, जहांगीर थे, या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर क्या आएगा आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं से रिलेटेड 2 आपको वॉर भी याद रखने हैं। एक आपका चौसा का युद्ध जो कि हुआ 1539 में,
और दूसरा है आपका बिलग्राम का, जो कि हुआ आपका 1540 में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये दोनों जो युद्ध लड़े हुमायूं ने, ये किसके साथ लड़े? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड महात्मा गांधी या हाफ नेकेड फकीर? अब ये विलियम जोन्स हैं, फ्रैंक मॉरिस हैं, विवियन डिरेजियो हैं, या फिर ये आपका A.O. ह्यूम है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? फ्रैंक मॉरिस। इन्होंने महात्मा गांधी को बोला था अर्धनग्न फकीर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? अब ये महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, मौलाना आज़ाद हैं, या फिर पंडित नेहरू? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? सेकंड वन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना या फिर आंदोलन ये सबसे पहले हुई? अब ये शिमला समझौता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है, कॉमनल अवार्ड है, या फिर ये आपका नौसेना का विद्रोह है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें शिमला समझौते की, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1945 में। ठीक है, कॉमनल अवार्ड की बात करें तो ये है आपका 1932 का। इसके बाद अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें कि इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1939 में। इसके बाद जो फोर्थ वन है जिसमें बात करी गई है आपका नौसेना का विद्रोह, तो ये भी आपका कब का है? 1946 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक टाइमलाइन बनती है। तो आपको बताना था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो आंसर क्या आएगा आपका? कॉमनल अवार्ड। ठीक है, अच्छा, कॉमनल अवार्ड की घोषणा कौन से ब्रिटिश पीएम ने करी थी? ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं। और इस कॉमनल अवार्ड के बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ, कौन सा समझौता हुआ, ये दोनों चीजें आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लेनेट? अब ये पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, या फिर मंगल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? शनि। ठीक है, शनि का मतलब सैटर्न। ये कैसा है आपका? इनर प्लेनेट नहीं है, आउटर प्लेनेट है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आउटर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो और कौन कौन से आउटर प्लेनेट है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये आपका कटिबंध एवं अक्षांशों से संबंधित निम्न से कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द ट्रॉपिक्स एंड लेटिट्यूड्स इज नॉट करेक्ट? अब यहाँ पर एक तरफ आपको कटिबंध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको अक्षांश दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है आपका उष्ण कटिबंध। अब ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये एकदम सही है। दूसरा है उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ, या फिर 30 डिग्री साउथ और 45 डिग्री साउथ, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। जबकि तीसरे की बात करें जो आपका टेम्परेट जोन है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 65 दिया है ये 65 नहीं होगा, इट शुड बी 66 डिग्री, यानी कि 45 से 66 डिग्री नॉर्थ और सिमिलरली इन साउथ। ठीक है, तब ये सही होता। बाकी अगर हम बात करें पोलर जोन की तो वो भी यहाँ पर करेक्ट गिवन है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? अब ये लाल सागर है, आपका बेरिंग जलधारा है, पनामा जल संधि है, या फिर ये मैगलन जल संधि है, या फिर मैगलन स्ट्रेट है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लाल सागर। लाल सागर के अलावा अगर यहाँ पर सुएज नहर भी दिया होता या फिर सुएज कैनाल दिया होता तब भी यहाँ पर वो सही होता। ठीक है, ये दोनों ही किसको अलग कर रहे हैं? एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया हुआ है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया के 5वें स्थान पर आता है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को सुना होगा और देखा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है। ठीक है, अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का प्लेस कौन सा है, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद थर्ड वन जो दे रखा है यहाँ पर कि भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। और इसके बाद फोर्थ वन भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया का प्लेस कौन सा है दुनिया में, ये चाहूंगा कि आप लोग बताएं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करिए कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो ऑब्वियसली बात है यूपी इस मामले में तो नंबर 1 पे है, ठीक है। यूपी के बाद जो अगला नंबर आता है वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र के बाद जो अगला नंबर है वो किसका है, आपका बिहार का। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, और ठीक है, या 4 ही रखिए आप, टॉप 4 आपको पता होनी चाहिए, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका नगर एवं निकटवर्ती नदियों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है या फिर सत्य नहीं है। एक तरफ आपको ये नगर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको ये उसके पास में जो रिवर है, या फिर ये कहें कि रिवर के पास में जो शहर बसा हुआ है, वो आपको पेयर दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पर है आगरा यमुना रिवर, दूसरा है यहाँ पर आपका इलाहाबाद गंगा रिवर, तीसरा है यहाँ पर कानपुर गोमती रिवर, और चौथा यहाँ पर दे रखा है बरेली रामगंगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे किसकी, कानपुर की, तो कानपुर के बारे में आपको पता होगा कि कानपुर शहर जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के, ना कि गोमती के। हमें यहाँ पर जो सत्य नहीं है उसी को चूज करना, तो सही आंसर क्या होगा आपका, कानपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की, 25 दिसंबर 2015, 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2016 या फिर 25 दिसंबर 2017। तो सही आंसर क्या आएगा, 25 दिसंबर 2014। तब स्टार्टिंग करी गई थी किसकी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर ये लाइमलाइट में भी रहा है क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक निर्णय के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब ये आपका मार्च 2022 है, मई 2024 है, मई 2023 है या फिर मार्च 2024। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मार्च 2024 तक इसको कंटिन्यू करा जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना को। बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अब ये विटामिन ए है, बी है, के है या फिर ई है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, विटामिन बी। सेकंड वन जो है यहाँ पर सही आएगा। अगर इसकी जगह विटामिन सी भी दिया होता तब भी सही होता, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए प्रावधान एवं स्रोत संबंधी युग्मों में कौन सा सत्य नहीं है। पहला यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, ये अमेरिका। दूसरा संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है आपातकाल, जर्मनी। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर कौन सा पेयर है जो कि करेक्ट नहीं है, तो वो कौन सा है आपका, जहाँ पर बात करी गई मौलिक कर्तव्य, ये अमेरिका से नहीं लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपका रूस से, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, बट आंसर यही सही होगा क्योंकि हमें जो सही नहीं था वही चूज़ करना था। तो पहला वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, और वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये रशिया से ली गई हैं। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डू राज्यसभा मेंबर्स रिटायर। अब ये 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि यहाँ पर असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट वाला कौन सा है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कि वो जो है वो भारत का नागरिक हो, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या फिर न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा है लगातार 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानी कि लॉयर के रूप में रहा हो, ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो 5 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत है। इट शुड बी 10 ईयर्स, ठीक है। कम से कम 10 साल प्रैक्टिस की हो एज अ लॉयर किसी हाई कोर्ट में, वो एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट हो सकते हैं, उसी केस में वो एलिजिबल होगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाता है, ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बट मतलब जो संबंधित प्रदेश है वहाँ का राज्यपाल शपथ दिलाता है, ये वाली बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपका 5 वर्ष दिया था, ये 5 वर्ष नहीं होगा, कम से कम 10 साल तक एज अ लॉयर प्रैक्टिस करिए किसी हाई कोर्ट में, ये यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका निम्न में से किसे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब ये विलियम हिगिनबॉथम है, एलन ट्यूरिंग है, लैरी पेज है या फिर चार्ल्स बाबेज है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर, एलन ट्यूरिंग। इनको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का
पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई वार्म डिस्क, इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्म डिस्क। अब ये WORM, यहाँ पर ये W राइट के लिए यूज हुआ है, या फिर O जो है आपका ओरिजिनल, वंस या फिर ओनली के लिए यूज हुआ है, या फिर R जो है ये आपका रीड को मेंशन कर रहा है या फिर रिसीव को कर रहा है। ऐसे ही M जो है ये आपका मेमोरी है या फिर मैनी है, क्या है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो सही होगा वो क्या होगा, आपका सेकेंड वन, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, ये यहाँ पर सही होगा। WORM, यहाँ पे W राइट के लिए, O वंस के लिए, R रीड के लिए और M मैनी के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। अब ये 85 रही, 86 रही, 87 रही या फिर 88 रही, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 85। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खोला गया। अब ये जयपुर है, हैदराबाद है, मसूरी है या फिर कलकत्ता, एंड आई होप कि आपको पता होगा इसका आंसर हैदराबाद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की राजधानी के रूप में नुसंतारा इस शहर को चुना गया। अब ये मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर इंडोनेशिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ओरंग राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश या फिर आपका है ये मेघालय। तो सही आंसर क्या आएगा आपका असम। इसके बाद अगला क्वेश्चन वो है यहाँ पर कि हाल ही में चर्चा में रहा मड क्रैब रियो वायरस, ये निम्न में से किसकी मौतों का कारण रहा। अब ये जंगली सुअर थे, केकड़े थे, गेंडा था या फिर हिरन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका केकड़ा, यानी कि जो केकड़े थे इनकी मौत का कारण बना था ये रियो वायरस। ठीक है, मड क्रैब रियो वायरस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश PCS के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी PCS प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए। ठीक है, अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सेक्शन है वो है मैथ का। तो मैथ के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 6, 5, 3 x और y ये 80 से डिविजिबल है, तब आपको यहाँ पर x और y इनका जो एडिशन है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 80 से डिविजिबल है ये नंबर या फिर कोई भी नंबर, तो उसकी जो आखिरी डिजिट होगी यानी कि 6, 5, 3 x और y, इसमें जो y की वैल्यू होगी ये हमेशा 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 80 का मतलब क्या हो गया आपका 8 × 10। ठीक है, तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ही ये कहता है कि जो आखिरी नंबर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू तो पता चल गई कि y की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 0। अब यहाँ पर आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू सिंपली यहाँ पर आप ये सारे नंबर रख के चेक कर सकते हैं। सपोज आपने नंबर रखा यहाँ पर 6, ठीक है, तो 6 रखेंगे तो 6, 5, 3, 6। ठीक है, y तो है 0। अब यहाँ पर इसको आपने सिंपली डिवाइड करा किससे, 8 से, क्योंकि आपने 10 से तो ऑलरेडी कर दिया, 10 को तो हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर रखेंगे भी 0 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसको आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 0, दैट मीन्स 6, और यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या, धनात्मक संख्या, जिसे 1369 में से घटाकर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, यानी कि परफेक्ट क्यूब प्राप्त होता है, वो कौन सी है। 17 है, 38 है, 34 है, या फिर इसमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से कौन सा नंबर है जिसको हम 1369 में से घटा दें और हमें एक क्यूब मिल जाए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 10 के क्यूब की, तो 10 का क्यूब कितना होगा आपका, 1000 होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10। इसके बाद 11 का क्यूब अगर हम देखें तो 11 का क्यूब कितना होगा आपका, 121 इंटू 11, दैट मीन्स 1210 एंड 121, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 13 और 31। मतलब 11 का क्यूब ये होगा। 12 का जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1700 समथिंग हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ये नंबर है, ठीक है, 1369, इस नंबर में से आप सिंपली 1331 को आप लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 38। और यही वो नंबर होगा जिसको 1369 में से घटा देंगे और एक हमें क्यूब मिल जाएगा, किसका, 11 का। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 38। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का HCF 27 और उनका जो योग है वो कितना है, 216, तो आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कितना दे रखा है आपका, 27, और उनका जो समीशन है, दोनों नंबर्स का योग कितना है आपका, 216 है। तो आपको वो संख्याएं बतानी है कि संख्याएं वो कौन सी होंगी। ठीक है, अब जब आप ऑप्शंस देखना शुरू करेंगे तो पहले वाले ऑप्शंस में ही आपको चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि एक संख्या 27 है और दूसरी दे रखी है 189। 189 इसमें भी आपका, अगर आप 27 से इसको डिवाइड कर लें तो आपका 7 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 7 9 और इधर जाएगा 4, 189। ठीक है, मतलब ये एक नंबर आएगा आपका 27 और दूसरा 189 को अगर हम दो फैक्टर में डिवाइड कर लें तो एक तो रहेगा आपका 27 गुणा 7। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, 27। पहली कंडीशन पूरी हो गई कि HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 27 है। दूसरी चीज़, इन दोनों का योग, यानी कि 27 और 189, इन दोनों का जो समीशन है कितना है, 216 है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27 और 189। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है, 38 सही 3/5 है, उसमें से एक 5 सही 3/38वां लंबा टुकड़ा जो है उसको काट लिया गया। तो आपको बताना है कि अब जो शेष बची लंबाई है रस्सी की वो कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर रस्सी की लंबाई दे रखी है, इस लंबाई का इतना लंबा टुकड़ा जो है उसके अंदर काट लिया गया। दैट मीन्स कि इसको आप माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब जो शेष बची रस्सी है इसकी लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल है एंड आई होप ये कैलकुलेटिव है बट वेरी इजी। सॉल्व करिएगा, आंसर कितना आएगा, 33 सही 99/190। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेरे कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी हैं और इनमें से 30% प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाती हैं और 80% पुरुष कर्मचारी हैं जो कि 8,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये भी बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यहाँ पर ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये टफ हो। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए कि टोटल कितने हैं, 100 कर्मचारी हैं। ठीक है, अब 100 कर्मचारी में मेल और फीमेल कर्मचारी की अगर हम बात कर लें तो मेल कर्मचारी कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है 30% कर्मचारी कैसे हैं, महिलाएं हैं। तो 100 में से 30 तो हैं महिलाएं और 70 कैसे हैं आपके मेल हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो फीमेल हैं उस फीमेल में से 30% ऐसे हैं जो कि 8,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, यानी कि इसका जो 30% हुआ, 30% कितना हुआ इसका, आपका हो गया 9। ठीक है, मतलब 9 महिला कर्मचारी हैं जो कि 8,000 रुपये से ज़्यादा कमाती हैं। 30 का जब आप 30% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष कर्मचारी 80% ऐसे हैं जो कि 8,000 रुपये से कम कमाते हैं, यानी कि सिर्फ 20% ऐसे हैं जो कि ज़्यादा कमाते हैं। तो 70 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 14। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। अब टोटल यहाँ पर जो 8,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं वो कितने हैं,
आपका 14 और 9 ये कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो 100 का 23% मतलब 23%, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 23, ये यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ उसका 3 गुना है। आपको वस्तु का जो लागत मूल्य है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी होंगी। पहला यहाँ पर क्या दे रखा है कि 56 रुपये में बेचने पर जो अर्जित प्रतिशत लाभ है, परसेंट प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो 42 रुपये में बेचने वाले पर 3 गुना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए 42 रुपये में आपने किसी चीज़ को बेचा, तब आपको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना था, आपका x था, ठीक है। तो 56 रुपये पर जब बेचा गया तब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, आपके सेलिंग प्राइस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इक्वेशन क्या होती है आपकी प्रॉफिट परसेंट की, ये होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर कितना दे रखा है, पहले केस में x दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या होगा आपका SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना था, 42 रुपये में बेचा था, कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइनली निकालना ही है, ये CP रहेगा अपॉन CP इंटू 100। एक इक्वेशन तो हो जाएगी ये। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी, 3x इक्वल टू 56 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब यहाँ से आप सिंपली CP को फाइंड आउट कर पाएंगे। CP को यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आंसर आएगा 35 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एक दूध वाला दूध जो है वो x रुपये प्रति लीटर पर खरीदता है और इसे 2x रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, फिर भी वह प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। तो आपको बताना है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है प्योर दूध का, यानी कि जो शुद्ध दूध है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, मान लिया कि आपने कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। इसको कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया। अब इसके पास क्या था, 6 लीटर दूध था, ठीक है। 6 लीटर दूध में तो वो 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे 6 लीटर दूध है, इसका जो प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर कितना, 1 रुपये, तो ये हो गया 6 रुपये। अब इसके अंदर इसने 2 लीटर मिलाया, क्या वाटर मिलाया, पानी। अब इस पानी का तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन 8 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 6 रुपये आएगा, क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं, सिर्फ दूध का ही तो मूल्य है। ये हो गया आपका 6 रुपये। अब इसके बाद इसने क्या बोला कि वो उसे 2 लीटर पानी मिलाता है और उसका आपको लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसे 2x रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, मतलब हर 1 लीटर को कितने रुपए में बेच रहा है, 2 लीटर में बेच रहा है। टोटल कितना हो गया, ये 8 लीटर हो गया। तो 8 लीटर का मतलब कितना हो गया, हर 1 लीटर को 2 रुपये पर बेच रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया आपका, 16 रुपये। यानी कि 6 रुपये का लागत मूल्य है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 16 रुपये। अब यहाँ से आप सिंपली इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको SP कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। CP कितना निकाला हमने, अभी फाइंड आउट करा, 6 करा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, जो भी हमने फॉर्मूला देखा था कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 अपॉन जो 6 है इंटू 100 आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा, 166.66%। ये इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है, 140 सेंटीमीटर। उनकी परिधियों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हमने ले लिए सर्किल, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ठीक है। इसकी हमने रेडियस मान ली कैपिटल R, इसकी मान ली स्मॉल r। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 त्रिज्याओं का योग, जो 2 वृत्तों के त्रिज्याएं हैं इनका योग कितना है, 140, यानी कि R प्लस R कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है उनकी परिधियों का अंतर, परिधि इस वाले की कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई R, इस वाले की परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई R, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 88 है, यानी कि 2 पाई R माइनस 2 पाई R इक्वल टू कितना, 88। 2 से डिवाइड कर दें तो पाई R
माइनस पाई स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का मतलब कितना होता है 22/7, इसको बाहर ले लिया तो आर माइनस आर बराबर कितना आ जाएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पर जो 22/7 आर माइनस आर बराबर कितना आया था 44 आया था, 22 से यहाँ पे काटा इसे कितना हो जाएगा 2, तो आर माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, और दूसरा क्या दे रखा है कि आर प्लस आर बराबर कितना है 140। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी और वो कितनी आएगी 77। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। मतलब एक यहाँ पर ये वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है इकाई यानी कि 1। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंदर बनाए जा सकने वाले वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी, ये एक वर्ग बनाया है। अब किसी भी कॉर्नर से अगर आप इसको मिलाएंगे सेंटर को तो ये क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। और इस वर्ग की अगर हम बात करें तो इसका विकर्ण की लंबाई है ये, इसको अगर हम दुगना कर दें तो ये हो गया आपका टोटल, ये विकर्ण हो गया, मतलब ये तो हाफ था, ये हो गया टोटल, तो ये भी एक है ये भी एक है, तो ये कितना हो गया जो डायगोनल है स्क्वायर का वो कितना हो गया 2 हो गया। डायगोनल पता चल गया, दैट मीन्स कि आपको क्या पता चल जाएगा इसकी भुजा साइड पता चल जाएगी, क्योंकि डायगोनल इक्वल टू क्या होता है भुजा √2। ठीक है, भुजा √2 होता है। भुजा अभी डायगोनल आपको पता था, डायगोनल कितना आ गया है 2 आ गया है, और इधर भुजा अगर a हम मान लें और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। ठीक है, ये आ गई आपकी भुजा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, सिंपली इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स वैल्यू कितनी आएगी 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में जो छायांकित मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये दे रखा है आपको 16, ये यहाँ पर 10 है, ये 6 है, दैट मीन्स ये भी 6 होगा। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हुई आपकी 16 हो गई। इधर ये 16 दे रखा है, 8 ये दे रखा है, तो ये कितना बचा 8 बचा, तो ये भी आपको 16, दैट मीन्स कि ये हमें पूरा क्या दे रखा है एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले निकाल लीजिए। मतलब जो हमारा तरीका होगा क्या होगा कि सबसे पहले हम पूरी फिगर का एरिया निकाल लें, उसके बाद इसका इसका और इसका इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इसको ऐड कर दें और टोटल एरिया में से लेस कर दें। ठीक है, घटा दें, उसके बाद हमें ये जो छायांकित एरिया है ये मिल जाएगा जो फिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग का, वो कितना होता है आपका भुजा का स्क्वायर यानी कि 16 दिया हुआ है भुजा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256। अब ये पहला ट्रायंगल है, इसका हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस कितना है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, हाइट कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24। इसका जो एरिया निकल के आया कितना आ गया 24। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसका भी कितना आएगा 24 आएगा, और इसका जो एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट करके कितना आएगा 80 आएगा। इन तीनों एरिया को जो आप जोड़ देंगे 24 और 24 कितना हो गया आपका 48, 80 में इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 128। टोटल जो एरिया है इस पूरी फिगर का वो कितना है 256, इसमें से 128 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 128। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में कवर किया गया क्षेत्र, ये आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, मतलब ये अगर आप देखें तो ये हो गई घड़ी। ठीक है, अगर यहाँ पर मिनट की सुई है 30 मिनट में कितना घूमेगी 180 डिग्री घूमेगी और यहाँ पर आ जाएगी, तो ये जो एरिया है ये आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट मीन्स अगर ये एक आपका सर्किल है तो उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। पूरे जो वृत्त होता है, पूरा वृत्त का जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त निकालना है हमें, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है इसके द्वारा 30 मिनट में कवर किया गया क्षेत्र, ये आपको क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर पाई तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर यानी कि 36/2। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा कितना आएगा 36/2 पाई यानी कि 18 पाई, ये इसका यहाँ पर एरिया निकल के आएगा। ठीक है।
इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि द्विघात समीकरण। अब इसमें आपको x के मान निकालने हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगर आपको पता है कि एक द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 15, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -7 और c की वैल्यू कितनी मिलेगी -36। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई। x का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब इसमें आप ये तीनों वैल्यूज जो है इसके अंदर पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तब जो वैल्यूज निकल के आएंगी x की वो कितनी आएगी 9/5 माइनस का 4/3। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इट इज़ ईजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको a का 12.5% 55 दिया हुआ है, आपको a की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर 12.5% a का कितना दिया हुआ है 55 दे रखा है, ठीक है। अब इसको आपको 100% निकालना है। 100% का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम 8 की मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 8 की मल्टीप्लाई कर दें तब आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 100% ऑफ a, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आएगी आपकी 440, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 440। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि एक तांबे का तार, इसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब एक तांबे का तार है उसे एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, तब उसका जो क्षेत्रफल है यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना दे रखा है आपको 484। इसके बाद यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब सेम लेंथ का वायर है इसे एक वृत्त की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये जो एरिया होगा ये एरिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहली फिगर में यहाँ पर आपको एरिया पता है, यहाँ से आप साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हैं किसका, वर्ग का, ठीक है। वर्ग का जो परिमाप होगा वही परिमाप क्या होगा आपका इस वृत्त का होगा। क्यों, क्योंकि सेम वायर है सेम लेंथ है, तो ये जो लेंथ है पूरी ये लेंथ आपकी क्या होती है परिमाप होती है। तो यहाँ से जब आप इस वृत्त का मतलब इस सर्किल का जब आप परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप निकाल के उसे आप क्या करेंगे, उसको वहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जब त्रिज्या मिल जाएगी यानी कि ये चीज़ आपको मिल गई रेडियस, तो रेडियस निकालने के बाद सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगाइए πr² और यहाँ से आप जो इसका एरिया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आपका आंसर आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है फिर इसे चौकोर आकार में मोड़ा जाता है, मतलब सेम वायर है इसको एक चौकोर उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर में। अब आपको बताना है वर्ग की भुजा की लंबाई, इसकी आपको लेंथ बतानी है। देखिए यहाँ पर जो ये परिमाप निकल के आएगा वो कितना होगा आपका 2πr, r की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ से आप परिमाप निकाल लेंगे, पेरीमीटर आपको मिल गया। जब आपको ये पेरीमीटर मिल गया उतना ही पेरीमीटर किसका होगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, और जो आपने पेरीमीटर निकाला उसको यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से आप सिंपली a की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 44। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक बंटन का माध्य दिया हुआ है 7.5, यानी कि जो मीन वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 7.5। यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस में मैंने पहले भी जो टेस्ट है उसमें आपको बताया है कि आपको समीशन ऑफ fx निकालना है और यहाँ पर इसकी x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर समीशन ऑफ fx समझ लीजिए, नीचे समीशन ऑफ f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका मीन वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब समीशन ऑफ fx का मतलब क्या है, ये x दे रखा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 18 आएगा। इसी तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा समीशन ऑफ fx, ठीक है। ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी p की टर्म्स में आएगी, इसको ऊपर रखिए, ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे, ये जितनी फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 15, p, 8, 4, इन सबको ऐड करिए तो यहाँ पर प्लस p आएगा और यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इसको आपको किसके बराबर रखना है, जो माध्य दे रखा है, ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू 7.5, ठीक है। इसके बाद इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p एंड दैट विल बी 3, ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा, माध्य आपको निकालना है। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर क्या आएगा 25.8। जितने भी क्वेश्चन अगर मैं छोड़ रहा हूँ वो उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप लोग यहाँ पर कोशिश करके देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है टफनेस की क्वेश्चंस के। सो आई होप कि अगर आपने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करा है हर एक, तो उसमें आपको कई सारे ऐसे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, और हो सकता है दूसरे किसी चैनल पे आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक आंकड़े दिए हुए हैं, इसका बहुलक आपको निकालना है, यानी कि मोड की वैल्यू निकालनी है। मोड क्या होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार इस पूरे आंकड़े में, इस पूरे डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है। जैसे यहाँ पर 120 की बात करें तो 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। 4 बार 120 वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हुई है, और इसके कंपैरेटिवली दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो मोड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 120, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका 11,200 रुपए की राशि राहुल, प्रिया और प्रियंका इसके बीच में साझा की जाती है। राहुल को इसका 1/4 हिस्सा मिलता है, जबकि प्रिया को 1/5 हिस्सा मिलता है। प्रियंका की राशि कितनी है, देखिए टोटल है 1। अब इसमें से 1/4 तो मिला राहुल को, ठीक है, और 1/5 मिला किसे, प्रिया को। प्रियंका को कितना मिला ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर 1 में से हम इन दोनों का, राहुल और प्रिया का ऐड करके 1 में से माइनस कर दें तो हमें वो हिस्सा मिल जाएगा जो किसको मिला, प्रियंका को, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो भी पी की वैल्यू आएगी, सपोज कर लीजिए अगर मान लीजिए 1/2 आई सपोज, ठीक है। अब ये 1/2 आप 11,200 का सिंपली 1/2 कर दीजिए, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू निकल के आए उसकी 11,200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6160 रुपये। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक डीआई के ऊपर बेस्ड है, ये आपका डीआई दिया हुआ है, ठीक है, ये बार चार्ट है। अब इस बार चार्ट के डेटा को लेते हुए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 1987-88 से 88-89 के बीच जापान से आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 87-88 से जो इम्पोर्ट हुआ, ये यहाँ पर इम्पोर्ट कितना है आपका 850, और यहाँ पर जो इम्पोर्ट हुआ 88-89 में वो कितना है 900। इन दोनों का डेटा का आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो 88-89 के मतलब कितना 900 माइनस 87-88 मतलब 850, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, इतने का इंक्रीमेंट हुआ। तो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो कितना हो जाएगा आपका 50/850 × 100, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो आंसर कितना होगा आपका, वो होगा आपका 6%, इतने का इंक्रीमेंट हुआ। अब वैसे तो ये वैल्यू थोड़ा पॉइंट में ज़्यादा आएगी, बट यहाँ पर जो नियर बाई वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि 85-86 से 89-90 इसके बीच व्यापार अंतराल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो व्यापार अंतराल में कितना परसेंटेज डिफरेंस आया वो आपको यहाँ पर निकालना है, यानी कि व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द ट्रेड गैप बिटवीन 85-86 एंड 89-90, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज चेंज है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक बार इसको अगर ध्यान से देखें आप, जो आपका ये बार चार्ट गिवन है इसमें, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है इसमें अगर हम बात करें 85-86 की, तो ये आपका 85-86 है। अब यहाँ पर जो ट्रेड गैप है, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपका एक्सपोर्ट हुआ है 700 और जो इंपोर्ट हुआ है वो कितना है 650। तो यहाँ पर 700 माइनस 650 दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 50, ठीक है, 50 करोड़ के आसपास। अब दूसरा जो 89-90 की बात करें, अगर हम 89-90 ये वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आएगा इसको आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपके इंपोर्ट की, ये दे रखी है 1000, और जो एक्सपोर्ट हुआ
ये कितना है 900, तो डिफरेंस कितने का आ गया 100 का। ठीक है, मतलब अब आपने 85, 86 और 89 और 90 इसके बीच का आपने निकाल लिया ये ट्रेड गैप कितना हुआ। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है या फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। वो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी 100%, मतलब 100% का यहाँ पर इजाफा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 88, 89 में भारत का कुल आयात जापान से 20% अधिक था और जापान का कुल आयात भारत के कुल निर्यात से 15% कम था। तो उस वर्ष व्यापार में कुल अंतराल यानी कि जो ट्रेड गैप है वो कितना होगा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1988-89 में जो कुल आयात हुआ है, यानी कि इस वाली फिगर को आपको देखना है, इस बार बार को देखना है, तो यहाँ पर जो कुल आयात हुआ ये आयात कितना हुआ, आयात की अगर हम बात करें तो आयात कितना हुआ आपका 900, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 900 इंटू 120 अपॉन 100। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 120% बोला था ना, तो 1080। दूसरा यहाँ पर हमें कुल निर्यात निकालना है, तो टोटल जो निर्यात हुआ यानी कि जो निर्यात करा गया है वो कितना है आपका 850 इंटू 115/100। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जो गैप आया, गैप क्या हो जाएगा आपका आयात माइनस निर्यात, और वो कितना हो जाएगा आपका 1080 माइनस जो वैल्यू अभी निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी 102.5। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वर्ष 1987-88 में कुल निर्यात का 25% हीरे का निर्यात है। यदि नया निर्यात हीरों के निर्यात से 20% कम हो तो नए व्यापार में अंतराल यानी कि जो ट्रेड गैप है ये कितना होगा, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप बार चार्ट देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो इसका आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 80% की कमी। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये है आपका वर्ष 1985-86 में और 89-90 में आयातों के बीच कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये जो बढ़ोतरी है इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप एक बार बार चार्ट देखिएगा और बार चार्ट को देख के सारे डेटा यहाँ पर निकालिए, और अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 55%। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए। ठीक है, अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब बात करते हैं ग्रामीण समाज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये नायर हैं, जौनसारी हैं, टोडा है या फिर खरवार। तो इसमें चाहे हम बात करें नायर की, चाहे जौनसारी की या फिर टोडा की, इन तीनों के अंदर बहुपति विवाह प्रथा जो है ये अपनाई जाती है। लेकिन अगर आप बात करें खरवार की तो खरवार में ये प्रथा नहीं अपनाई जाती। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, खरवार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह है क्या। एक समझौता है, संस्कार है, बंधन है या फिर औपचारिकता मात्र है। सही आंसर क्या होगा आपका, संस्कार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, एम स्टुअर्ट चैपिन के द्वारा, टी लीन स्मिथ के द्वारा, जे वी चिदम्बर या फिर डी सेंडरसन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट वन यानी कि एफ स्टुअर्ट चैपिन, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ज्ञानेश्वर मिश्र ग्राम योजना, इसको कब स्टार्ट किया गया, 2011 में, 12 में, 17 में या फिर 19 में। तो सही आंसर क्या आएगा, 2012। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, यहाँ पर गिवन है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इसके संबंध में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। सही स्टेटमेंट यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि यह किसानों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा योजना है। दूसरा है ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 से कम हो और ऐसे मुखिया या फिर रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य हो और जो खातेदार एवं सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हों, वो जो होंगे वो पात्र होंगे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पर एकदम करेक्ट है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में एक यहाँ पर मिस्टेक है। जो ये 18 से 65 वर्ष गिवन है, ये 18 से 65 नहीं है, ये 18 से 70 वर्ष है। ठीक है, 70 ईयर। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है यदि लेखपाल के हलके में निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए या फिर हटाया जाए या उसे क्षति पहुंचाई जाए तो लेखपाल इसकी जानकारी तत्काल किसे देगा। नायब तहसीलदार को देगा, उप जिलाधिकारी को देगा, जिलाधिकारी को देगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, नायब तहसीलदार। सबसे पहले लेखपाल जाकर इसकी इंफॉर्मेशन उसी को देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति सीमा चिन्हों से संबंधित मतलब ऐसा कोई चीज़ हुई है जिससे जो सीमा चिन्ह है उन सीमा चिन्हों को लेकर वो आदमी परेशान है, ठीक है, तो वो उप जिला अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहें तो उसे कितने दिनों के भीतर अपील करनी होगी। मतलब उप जिला अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है जिसको लेकर कोई व्यक्ति है वो व्यथित है, ठीक है, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वे सीमा चिन्हों से रिलेटेड है, तो उसको अगर अपील करनी है तो कितने दिन के अंदर वो अपील कर सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 30 डेज। अगले 30 दिन के अंदर उसको अपील दायर करनी होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में ग्राम राजस्व समिति इसका प्रावधान किया गया है। ये धारा 223 का है, 224 का है, 225 गा है या फिर 226 गा है, कौन सी धारा है। तो सही आंसर क्या आएगा 225 गा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निम्न में से किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये उप जिलाधिकारी है, राजस्व निरीक्षक है, तहसीलदार या फिर जिलाधिकारी। आंसर क्या आएगा आपका राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है एक कृषि खेत के मापन की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है। जरीब है, प्लेन टेबल है, प्रिज्मेटिक कंपास है या फिर थियोडोलाइट है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जरीब, ये सबसे बेस्ट होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राम सभा से रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि किसी ग्राम समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा है जहां एक से अधिक ग्राम सभा में शामिल हो वहां सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर
करेक्ट हैं। आंसर क्या आएगा आपका? दोनों। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर कि निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं उसके दायित्व जो हैं वो उल्लिखित हैं। अब ये कौन से आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल 243 बी, 243 ए या फिर सी। अब या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या आएगा? 243 ए, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर डगलस एस मिगर, इनके अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य है? पहला, ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। दूसरा, उत्तरदायी ग्रामीण नेतृत्व का संगठन का विकास। या फिर तीसरा, स्वावलंबी और उत्तरदायी नागरिक बनाना। या फिर चौथा, उपरोक्त सभी। तो जैसा आपको इस क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा होगा, आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक बिस्सा निम्न में से किसके बराबर होता है? 20 विश्वासी के, 10 विश्वासी के, 15 के या फिर 50 के। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? सेकंड वन, यानी कि 20 विश्वासी के बराबर होता है एक बिस्सा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राजस्व न्यायालयों के अधीन कौन सा विषय आता है? अब ये मेड़बंदी है, नामांतरण है, बंटवारा संबंधी वाद है या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ वन, यानी कि सभी। ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है तहसील स्तर पर निम्न में से कौन राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है? अब ये तहसीलदार है, लेखपाल है, कलेक्टर है या फिर बंदोबस्त अधिकारी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तहसीलदार। जो हम तहसील स्तर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिकारी कौन होगा? प्रशासनिक तहसीलदार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त राजस्व विभाग का कौन सा अनुभाग देखता है? 1, 2, 3 या फिर 6। तो सही क्या होगा आपका? अनुभाग 6। इसका काम होता है रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त देखना। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है नक्सलवाड़ी आंदोलन का उद्देश्य किस राज्य से है? तेलंगाना से है, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वन, यानी कि वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? अब ये आकार में छोटा और कम आबादी, खेतीबाड़ी प्रमुख पेशा, परंपरागत समाज या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ वन विल बी द आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर उच्च होने का कारण क्या है? कम उम्र में लड़कियों का विवाह या फिर परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग का अभाव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये दोनों ही जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समस्तरीय एकता और ऊर्ध्वाधर एकता से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है समस्तरीय एकता में एक ही ग्राम से संबद्ध सोपानक्रम आधारित सामाजिक स्तरित व्यवस्था पाई जाती है। वहीं ऊर्ध्वाधर एकता में एक ही जाति या सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता पाई जाती है। अब ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोनों ही स्टेटमेंट, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये आपका ऊर्ध्वाधर एकता के लिए है और नीचे वाला जो है वो आपका समस्तरीय एकता के लिए है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? ना तो पहला ना ही दूसरा। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाले किस राज्य मतलब गांव जो है वो किस राज्य में बसे हुए हैं? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? केरला। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले गांव कहाँ पर हैं? केरला में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, सीमांत जोत यानी कि जो मार्जिनल होल्डिंग्स हैं इसका मतलब क्या है? 10 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो जोत हैं, या फिर 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले भूजोत, या फिर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले भूजोत, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जो भूजोत हैं वो किस में आती हैं? आपकी सीमांत जोत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ये कौन सा है? ब्राजील, चाइना, इंडिया या फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? भारत। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापा जाता है या फिर नापना आसान होता है? त्रिभुज, वर्ग, आयत या फिर वृत्त। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इसी के साथ ये वाला टेस्ट यहीं पर एंड हो रहा है। आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि एक बार टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। और अगर आपको पेड कोर्स परचेस करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। पेड कोर्स ज़रूर परचेस करिए, बहुत आपको बेनिफिट होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।